चुड़ैल पार्ट 2। राहुल ने जैसे ही फोटो पर जूम किया तो उसने देखा कि पहाड़ी के दूसरे किनारे पर एक लड़की खड़ी हुई है। उसके लंबे बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। राहुल ने उस लड़की को जोर से आवाज देखकर पुकार, लेकिन उसकी आवाज जैसे उस लड़की तक पहुंच नहीं रही थी। तभी अचानक किसी लड़की के हंसने की आवाज राहुल को अपने कानों में बेहद पास से महसूस हुई। उसने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो उसे दूसरी तरफ से किसी के चूड़ियों के खनकने की आवाज सुनाई दी। वह बार बार इधर उधर पलटकर अपने चारों तरफ देख रहा था, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी सामने एक जले हुए पेड़ के पीछे से एक लाल रंग का दुपट्टा लहराते हुए राहुल की आंखों के सामने आ गया। कौन है? कौन है? सामने आओ। देखो, मैं जानता हूँ तुम हो वहां पर। मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है, सामने आओ। तभी अचानक काली पहाड़ी पर चलने वाली घनघोर हवाएं रुक गई। आसमान से हल्की हल्की बारिश बरसने लगी और एक बेहद खूबसूरत लड़की उस पेड़ के पीछे से धीरे धीरे चलकर राहुल की आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम? और यहाँ सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम काजल है। वो झोपड़ी देख रहे हो ना, मैं वहीं पर रहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लूंगा कि गांव से इतना दूर इस वीराने में तुम अकेले रहती हो? राहुल की बातें सुनकर लड़की जोर जोर से हंसने लगी और उसके हंसने की आवाज उस वीरान पहाड़ी पर गूंजने लगी। बस मुझे अकेला रहना पसंद है। तुम कौन हो? पहले तुम्हें कभी इस गांव में नहीं देखा। मैं गांव के सरपंच सुमेर जी का बेटा हूँ। 18 साल की होने वाले हो ना? तुम्हें अपने घर वालों की बात मान लेनी चाहिए। अरे, तुम्हें कैसे पता? मैं इस गांव में सबको और सबके बारे में जानती हूँ। अच्छा, वैसे क्या तुम भी इन सब अंधविश्वासों में मानती हो? सब मानते हैं और तुम्हें भी डरना चाहिए। नहीं, मैं इन सब में नहीं मानता। और वैसे भी मैं तो यहाँ पर बस इस गांव की कहानियों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आया हूँ। चलो, अब मैं चलता हूँ। माँ पापा फिक्र कर रहे होंगे। कल फिर आऊंगा। कल मिलते हैं, ठीक है? इतना कहकर राहुल वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। उसके घर के बाहर चारों ओर लाल रंग का सिंदूर फैला हुआ था और घर की दीवारों पर किसी ने खून से क्रॉस का निशान बनाया हुआ था। सुमेर और जानकी आंगन में बैठे बिलख बिलख कर रो रहे थे। गांव के कई सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। अरे राहुल बेटा, हाथ जोड़ते हैं हम तुम्हारे, चले जाओ यहाँ से। ये देखो देखो, ये सब क्या हो गया? क्या हुआ काका? किसने किया ये सब? कौन करेगा? वो कजरी डायन है ना, वही ये सब कर रही है। अरे आप लोग इस अंधविश्वास से कब बाहर निकलेंगे? कोई डायन नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे घर के बाहर ये सब कैसे हुआ? और जानते हो, धर्मा किशन का बेटा कल रात को खेत में मरा हुआ मिला है। क्या? अरे पर कैसे? कैसे हुई उसकी मौत? कैसे होगी बेटा? गला काट कर पूरा का पूरा सिर चबा गई वो डायन। उसका सारा खून पी गई वो। कितनी दफा कहा था हमने उसे कि अपने बेटे को 18 साल का होने से पहले दूसरे गांव भेज दे, पर धर्मा किसान ने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन उसमें उसकी क्या गलती है? उसे डर था कि बेटा काली पहाड़ी से होकर गुजरेगा तो कहीं वो डायन उसे 18 साल का होने से पहले ही ना खा बैठे। ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे सच का पता लगाना होगा। अरे हम नहीं चाहते हैं कि हमारे गांव के सरपंच के बेटे का भी वही हश्र हो जो दूसरे बच्चों का हुआ है। देखो बेटा, तुम्हारा 18वां जन्मदिन निकट है। अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। चले जाओ बेटा। गांव के सब लोग मिलकर राहुल को समझाने की कोशिश करते हैं, पर राहुल किसी की बात नहीं मानता। रात होने पर फिर से एक बार गांव वालों को किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती है। सुना तूने इन आवाजों को? ये है इस गांव की सच्चाई। तू समझ क्यों नहीं रहा बेटा? क्या माँ? मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे।
राहुल की इस बात पर सुमेर और जानकी अब ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब शायद डायन का अगला शिकार राहुल है और एक बार फिर वह दोनों पूरी रात जागकर रात बिता देते हैं। इसी तरह अगली रात भी सुमेर और जानकी जागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार आधी रात के बाद उनकी आंख लग जाती है। सुबह के लगभग 5 बजे जैसे ही जानकी की आंख खुलती है तो राहुल को अपने बिस्तर पर या घर पर कहीं भी न पाकर वह घबरा जाती है। देखिए ना, राहुल घर में नहीं है। हमारा बेटा कहाँ चला गया? जाइए उसे ढूंढ कर लाइए। जानकी और सुमेर अपने आसपास रहने वाले लोगों को जगाते हैं और सारे लोग लालटेन लेकर जंगल के बाहर राहुल को ढूंढने निकल जाते हैं, जहां उनकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है जिस पर एक लाश उल्टी लटकी थी। उसका मुंह पूरी तरह जला हुआ था और शरीर में खून टपक रहा था। ये देख गांव वालों के होश उड़ गए। लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। कुछ लोग उल्टे पैर वहां से भाग रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह लाश किसकी है। मार डाला। हाय रे, उस चुड़ैल ने मेरे बेटे को मार डाला। और इतना कहते कहते जानकी बेहोश हो जाती है। रोता बिलखता सुमेर अपनी पत्नी को लेकर घर आ जाता है और राहुल की मौत का मातम मनाने लगता है। दोपहर होने वाली थी और लोगों के साथ सुमेर और जानकी ने भी यह मान लिया था कि राहुल को उस चुड़ैल ने अपना शिकार बना लिया है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। सुमेर और जानकी अभी तक अपने बेटे की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकाल पाए थे। गांव में अब एक भी जवान लड़का बाकी नहीं रहा था। ज्यादातर को वो कजरी चुड़ैल अपना शिकार बना चुकी थी और बाकी बचे वे गांव छोड़कर जा चुके थे। दिन बीतते गए और अब राहुल के 18वें जन्मदिन का दिन आ गया। उसी दिन अचानक से तेज धूप के बीच काले बादल घिर आए। ऐसा मनहूस माहौल है। लगता है कि कोई बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। अरे आज राहुल का 18वां जन्मदिन है, लेकिन उसको तो चुड़ैल पहले ही खा चुकी है। आज क्या करने आ रही होगी वो इस गांव में? अरे मैं तो कहता हूँ कि हम सबको सरपंच के घर में इकट्ठा हो जाना चाहिए। इस बार सब मिलकर इस आफत से लड़ेंगे। गांव के सब आदमी और औरत सरपंच के घर में पहुंच जाते हैं। आसमान में घिर आए काले बादलों से पूरे गांव में घनघोर अंधेरा हो जाता है। धीमी धीमी बरसात शुरू हो गई थी। भरी दोपहर के वक्त भी पूरे गांव में आधी रात जैसे माहौल बन जाता है। पूरा गांव एक सन्नाटे से घिर जाता है और गांव के सब लोग एक दूसरे का हाथ थामकर सुमेर के आंगन में बैठे हुए थे। सुनिए, हम सबको हिम्मत से काम लेना होगा। आज हमें इस मुसीबत का डटकर सामना करना ही होगा। और तभी एक औरत के जोर जोर से हंसने और पायलों की आवाज वहां पर गूंजने लगती है। वह पायलों की आवाज कुछ इस तरह से थी जैसे कोई लड़की बेतहाशा नाच रही हो। आवाजें तेज और तेज होती जा रही थी। तभी अचानक आसमान में जोर से बिजली कड़की और गांव वालों को अपनी आंखों के सामने राहुल नजर आया। बेटा, मैंने अभी यहाँ अपने बेटे को देखा। हाँ, अभी यहाँ पे राहुल खड़ा था। अब धीरे धीरे बारिश थमने लगती है और आसमान में उजाला होने लगता है। काले बादलों के बीच से तीखी सी रोशनी सुमेर के आंगन के बीच गिरने लगती है। सुमेर और गांव के बाकी लोग यह देखकर हैरान थे कि राहुल उनकी आंखों के सामने खड़ा था। तुम तो मर गए थे ना, फिर यहाँ कैसे? इतने में राहुल के पीछे से काजल निकलकर सबके सामने आ जाती है। इसे मैंने जिंदा रखा है क्योंकि ये वो लड़का है जिसके बाप ने सालों पहले मेरी जान बचाने की कोशिश की थी। तुम कौन हो? तुम तो इस गांव में रहने वाली नहीं लगती। लगता है आप लोगों ने मुझे ठीक से पहचाना नहीं। और इतना कहते कहते अचानक काजल का रंग रूप बदल जाता है और वह एक बहुत ज्यादा डरावनी दिखने वाली औरत में तब्दील हो जाती है। कजरी? हाँ, वही कजरी
जिसकी बेटी काजल को बलात्कार करके इस गांव के जवान लड़कों ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था। उस रात काजल को बचाने की मैंने बहुत कोशिश की थी कजरी, मुझे माफ कर दो। मैं उससे बचा नहीं पाया। आप ठीक कहते हैं, आपने मेरी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश की थी और इसीलिए आज मेरी बेटी ने राहुल को मुझसे बचा लिया। अरे लेकिन उन बेकसूर लड़कों को क्यों मारा तुमने? क्यों मारा उनको? अरे क्या गलती थी उनकी? गांव के उस आदमी के सवाल के जवाब में एक दहशत भरी चीख वहां पर गूंजने लगी। बेटी की मौत होने के बाद मैंने भी अपनी जान दे दी थी, लेकिन मेरी आत्मा अपनी बेटी के इंसाफ के लिए तड़प रही थी और इसीलिए उसका शरीर धारण करके मैं काली पहाड़ी पर रहने लगी। जितने भी लड़कों को मैंने आज तक जिंदा निकला है वो सब वही थे जिनके परिवार के किसी न किसी सदस्य का मेरी काजल की मौत में हाथ था, और जो आज तक जिंदा है उन्हें मैंने इस गांव से बाहर इसलिए जाने दिया क्योंकि वो बेकसूर थे। फिर वो लाश किसकी थी? मैं राहुल को मारना चाहती थी। उसकी मौत का खौफ तुम लोगों के दिल में पैदा करना था, इसलिए मैंने उस लाश का भरम पैदा किया। पर जब मेरी बेटी ने मुझे सुमेर का सच बताया तो तुम्हारे बेटे की जान बच गई। लेकिन मेरा बेटा कुछ बोलता क्यों नहीं? ये ऐसे मूर्ति की तरह चुपचाप क्यों खड़ा है? मैं उसे अभी ठीक कर देती हूँ। आज आपकी बेटे की वजह से मेरी आत्मा को शांति मिली है और अब ये गांव मेरे श्राप से मुक्त है। लेकिन मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया? मेरी आत्मा एक बार अपनी बेटे से मिलने को तड़प रही थी। राहुल की जान बचाने के लिए मेरी बेटी की आत्मा मुझसे मिलने आई और अब मेरे साथ आप सब मुक्त हैं। अब अचानक आसमान में जोर से बिजली कड़कती है और मूसलाधार बारिश होने लगती है। राहुल होश में आ जाता है और राहुल की वजह से उस गांव को श्राप से मुक्ति मिल जाती है।